हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है, तो लाइव आप लोग जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आप कितना सही किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ए ऑप्शन है हुंडई, बी ऑप्शन है टोयोटा, सी ऑप्शन है फोर्ड, डी ऑप्शन है टाटा। तो यहाँ पे देखिए हुंडई ये भी विदेशी कंपनी है, टोयोटा भी विदेशी कंपनी है, फोर्ड भी यहाँ पे क्या है विदेशी कंपनी है, लेकिन जो टाटा है वो इंडिया की कंपनी है, यानी ये देसी कंपनी है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये विदेशी नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 - 2 tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे tan a का मान कितना दिया है 1/2, तो बस आपको इस tan की जगह पे आपको क्या कर देना है, रख देना है। तो प्रश्न हम वैसे उतार लेते हैं जैसे दिया है 1 - 2 tan स्क्वायर a। अब tan की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1/2 ये रख देंगे। यहाँ पे देखिए 1 - 2 इंटू tan के जगह पे रख दिए 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 - 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर आप यहाँ पे कट रहा है तो आप लोग कटा भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है। तो 1 - 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे नीचे कितना है, केवल 2 है तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा बट्टा का घटाव बन गया, इसे आप लोग बना दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 2 1 का लघुत्तम यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 से 2 2 बार में कटेगा और यहाँ पे 2 से जब गुणा कराएंगे तो 2 होगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 से 2 1 बार में कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1/2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो tan a का मान 1/2 है वो यहाँ पे क्या कर देना है, आपको रख देना है। और छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप करके अपने से भी निकाल सकते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे 0 से 14, बी ऑप्शन है 1 से 14, सी ऑप्शन है 14 से 0, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 से 10। तो मान लीजिए कि ये एक पीएच स्केल है, ये रहा एक पीएच स्केल। इस पे कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, तो 0 से लेके 14 के बीच में यहाँ पे संख्याएं होती हैं और बीच में यहाँ पे क्या होता है, 7 होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में आता है तो वो होता है अम्लीय, और किसी विलयन का पीएच मान यहाँ पे 7 से लेके 14 के बीच में आता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे क्षारीय होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है, तो 0 से लेके 14 तक यहाँ पे संख्याएं अंकित होती हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। ये है संस्कृत का क्वेश्चन कि यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है राम। तो सूर्यपुत्र कौन था, तो सूर्यपुत्र कर्ण था और कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, कवच और कुंडल था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। जो स्त्रियां होती हैं उसमें अंडाशय की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर की, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है चीन को, सी ऑप्शन है इंग्लैंड को, डी ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज यहाँ पे तुर्की को कहा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज यहाँ पे किसे कहा जाता है, चीन को। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। तो ये प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। यहाँ पे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है c/a होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा पूछा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो बस आपको यहाँ पे c और a का मान रख देना है, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, यहाँ पे c होता है। तो यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे ऊपर में रख देंगे 2। और a का मान, तो x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो a का मान 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। तो 2/1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर इसी में पूछ दे कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकाल दीजिए, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे -b और बट्टा क्या होता है, यहाँ पे a होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस लगा देंगे, फिर b का मान। तो यहाँ पे देखिए जो केवल x में गुणा करते हैं वो b का होता है, तो b x में कौन गुणा कर रहा है, यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। तो यहाँ पे देखिए -3 क्या हो जाता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान, और यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा तो यहाँ पे पूछा ही है, तो अल्फा गुणे बीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है यहाँ पे 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान यहाँ पे 6 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान यहाँ पे 7 होता है, और ताजे दूध का यहाँ पे पीएच मान पूछा है, तो ताजे दूध का पीएच मान यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। ए ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र, बी ऑप्शन है ऑटोसोम, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे न्यूक्लियर। तो निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है, तो कौन करता है, तो ये जीन करता है। और जीन शब्द किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर काफी महत्वपूर्ण है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। जो मंदाकिनी नदी है वो किस, यहाँ पे बताना है कि जो मंदाकिनी नदी है वो किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पारसनाथ। तो जो मंदाकिनी नदी है वो किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट यहाँ पे जो पर्वत है उसके निकट से यहाँ पे प्रवाहित होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें आपको पता करना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है आतंकवाद, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है यहाँ पे भूकंप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो आतंकवाद है ये मानव करता है, यानी ये मानव जनित आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आतंकवाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो तीनों है ये तीनों क्या है, यहाँ पे ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसे भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान यहाँ पे है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए tan 65 डिग्री का मान नहीं होता है और cot 75 डिग्री यहाँ पे 25 डिग्री का मान नहीं होता है, बुक में नहीं दिया है तो आपको याद भी नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला का एक, अगर आपको ऊपर वाला चेंज करना है तो ऊपर वाला कर दीजिए, तो नीचे वाले आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप नीचे वाले को चेंज करते हैं तो ऊपर वाला को आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम tan, और 65 डिग्री को कैसे लिख देंगे हम, 90 डिग्री माइनस यहाँ पे लिख देंगे 25 डिग्री। फिर 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 65 डिग्री बचेगा, बटा, और ऊपर वाले जब आप बदल दिए तो नीचे वाले को वैसे ही छोड़ देना है आपको, कॉट यहाँ पे लिख देंगे 25 डिग्री। अब ये देखिए एक फॉर्मूला हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है यहाँ पे कॉट, और थीटा का मान कितना है यहाँ पे 25 डिग्री, तो लिख देंगे यहाँ पे 25 डिग्री, और बटा यहाँ पे नीचे है कॉट 25 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिए कॉट 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कॉट 25 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसे क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो नीचे वाले को वैसे ही आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हम ऊपर वाला चेंज कर दिए, कैसे चेंज किए हैं, तो tan है तो tan उसको वैसे ही छोड़ दिए। जो यहाँ पे थीटा है 65 डिग्री, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 घटेगा फिर कितना आ जाएगा, हमारा 65 आ जाएगा। और इसी तरह एक फॉर्मूला भी बन जाएगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे कॉट थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे 25 है तो 25 रख देंगे, और बट्टा के नीचे यहाँ पे कॉट 25 डिग्री है तो कॉट 25 डिग्री, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। जो अम्ल और क्षार होते हैं आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है यहाँ पे दूध। तो अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सोन, बी ऑप्शन है यहाँ पे रोन नदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे झेलम नदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे माइसन नदी। तो जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो अविन्यो यहाँ पे देखिए रोन नदी के किनारे स्थित है, जो फ्रांस में स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है यहाँ पे श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है निश्वासन, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोश्वास कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे रतौंधी, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है रिकेट्स, डी ऑप्शन है यहाँ पे जनन क्षमता में कमी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगर शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो बेरी रोग होगा, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर शरीर में यहाँ पे विटामिन डी की कमी हो जाए, तो विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, यहाँ पे रिकेट्स हो जाएगा। जो हड्डियां होती हैं रिकेट्स में वो क्या हो जाती हैं, यहाँ पे कमजोर होने लगती हैं। अगर आपको विटामिन ई की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, यहाँ पे जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से तो बेरी, और विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स होता है, और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी होता है। तो ये सब भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें आपको देखना है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी यहाँ पे देखिए कितनी बार आपको बताएं कि अगर किसी भी संख्या में रूट रह जाए और पाई रह जाए तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए
64 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और यहाँ पे देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पे 9 होता है। तो इसका वर्गमूल निकल गया, यानी इसमें से रूट हट गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे परिमेय हो गया। और यहाँ पे देखिए 2√2 है, तो यहाँ पे देखिए √2 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं होता है, तो ये रूट में ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा, और ये हो जाएगा परिमेय। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 81 का तो वर्गमूल 9 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 70 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का रूट के अंदर ही 70, तो ये भी हो गया यहाँ पे अपरिमेय। उसके बाद यहाँ पे देखिए √7 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 ही रहेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं पूछा है, तो ये तीनों क्या है अपरिमेय है, यानी अपरिमेय कौन नहीं है, तो जो यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 64/81 है, ये एक अपरिमेय नहीं है, ये क्या है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, ये क्या है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है यहाँ पे अनिश्चित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी जो CO2 है वो क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अम्लीय है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो किस गैस के कारण से होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण ही होता है। और CO2 कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इसमें से आपको पहचानना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बायदा बैरागी, बी ऑप्शन है यहाँ पे गुरु नानक, सी ऑप्शन है अर्जुन देव, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, गुरु गोविंद सिंह है, यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु गोविंद सिंह है, और ये सिख धर्म के पहले गुरु भी हैं। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। और जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, और ये सिखों के 10वें गुरु हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। यहाँ पे बताना है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस विश्व युद्ध में किस देश पर परमाणु बम गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है रूस पर, सी ऑप्शन है चीन पर, डी ऑप्शन है अमेरिका पर। तो दूसरे यहाँ पे प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। तो जो यहाँ पे जापान देश है उस देश पर यहाँ पे गिराया गया परमाणु बम, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन सा देश गिराया था, तो अमेरिका ने यहाँ पे गिराया था। यानी यहाँ पे प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो जापान में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होती हैं। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है वो हरा दिखाई देती हैं, तो ये किसके कारण से हरा दिखाई देती हैं। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है यहाँ पे फ्लोरीन, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे लोह अयस्क। तो यहाँ पे देखिए पेड़ पौधों की पत्तियां जो हरा दिखाई देती हैं वो किस कारण से दिखाई देती हैं, क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग पर्णहरित भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जो मैग्नीशियम होता है Mg, वो तत्व इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल में। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि 10, 15, 20 के लस और मस का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि 10, 15 और 20 का यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लस लिखना है, निकालना है, उसके बाद यहाँ पे मस निकालना है और इसका क्या कर देना है, अनुपात बता देना है। तो सबसे पहले 10, 15 और 20 का लस कैसे निकालिएगा, आपको जो विधि आसान लगे आप उस विधि से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 10, 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 3, फिर 2, यानी 5 दूना 10, 33 और 30 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 60। लौसा कितना निकल गया 60। और पूछ रहा है लौसा और मौसा का अनुपात। जब यहाँ पे देखिए 10, 15 और यहाँ पे 20 का हम मौसा निकालेंगे तो आएगा 5, लेकिन हम निकाल के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे 10 से कम कितना हो जाएगा 10, 5 कट गया। फिर यहाँ पे 10 उतरेगा तो यहाँ पे 5 दूना कितना हो गया, यहाँ पे 10 कट गया, यहाँ से मौसा निकल गया 5। अब इससे जो बाकी है उसमें करेंगे यहाँ पे 20 में, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये कट गया। यानी मौसा कितना निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। आपको जो भी विधि आसान लगे उस विधि से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लौसा और मौसा आप निकाल सकते हैं। तो हमें ये विधि अच्छा लगता है तो हम ये विधि से निकाल लिए। अगर आपको गुणनखंड करके निकालना है तो उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो गया 60:5, तो ये ऐसा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है 60:5, तो फिर क्या करेंगे, ये कट रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये कट रहा है तो इसे कटा देंगे। 5 एकम 5 और 12×5 कितना होता है, यहाँ पे 60 होता है, यानी ये हो जाएगा 12:1। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और डेली सुबह यहाँ पे 5 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो 5 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा, अपना लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि जब कली चूना को जल में मिलाया जाता है तब कौन सी प्रक्रिया होती है। ए ऑप्शन है विस्फोटक, बी ऑप्शन है उष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है उष्माशोषी, डी ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक। तो यहाँ पे देखिए जब हम कली चूना को जल में मिलाते हैं तो बहुत सारा उष्मा उत्पन्न होता है, बहुत सारा उष्मा यहाँ पे उत्सर्जन होता है उष्मा का। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब कली चूना को जल में मिलाया जाता है तब कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो उष्माक्षेपी की यहाँ पे प्रतिक्रिया होती है, उसमें उष्मा का बहुत ज़्यादा ही उत्सर्जन होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे ये है संस्कृत का प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। जो हमारी भारतीय धारा है वो कैसी है आपको बताना है। ए ऑप्शन है हरी भरी, बी ऑप्शन है ऊंची, सी ऑप्शन है नीची, डी ऑप्शन है यहाँ पे विशाल। 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। तो हमारी भारतीय धारा कैसी है, विशाल है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अब जब आप 400 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का घात कितना आएगा आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 200 से यहाँ पे कटेगा, 2 से 200 बार में, फिर 2 से यहाँ पे 100 बार में कटेगा, फिर 2 से यहाँ पे 50 बार में कटेगा। ये होता है अभाज्य गुणनखंड। ये 25 बार में कट गया, फिर ये 5 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में। लिख दीजिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर यहाँ पे 4। 5 कितना बार आया है, 2 बार आया, तो 5 के पावर 2। तो इसमें पूछ रहा है कि 400 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का घात कितना होगा। तो 2 का घात आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4, यानी 2 का पावर कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 400 का जो यहाँ पे जैसे बोल रहा है बस आपको वैसे ही करना है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल 400 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 2 जितने बार आया उतने बार आपको क्या कर देना है, उसके पावर में लिख देना है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न की बहादुर कहाँ का रहने वाला था। जो बहादुर था वो कहाँ का रहने वाला था, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो जो बहादुर है वो कहाँ का रहने वाला है, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि पुरुष में लिंग गुण सूत्र होता है। जो पुरुष होते हैं उसमें कौन सा लिंग गुण सूत्र होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे XX, बी ऑप्शन है YY, सी ऑप्शन है XY, डी ऑप्शन है यहाँ पे YX। तो जो पुरुष होता है उसमें कौन से लिंग गुण सूत्र होते हैं, तो वो XY होते हैं, वो पुरुष में होते हैं। और जो केवल XX होती है तो वो क्या होती है, महिलाओं में होती हैं। तो यहाँ पुरुषों की बात बोला है, तो यानी पुरुषों में कौन सा लिंग गुण सूत्र होगा, तो यहाँ पे XY होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पुरुष काट के स्त्री कर देते कि स्त्री की यहाँ पे लिंग गुण सूत्र क्या होती है, तो स्त्री की लिंग गुण सूत्र क्या होती है, यहाँ पे XX होती है। तो इसे भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये संस्कृत का प्रश्न है 28 नंबर की, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? ए ऑप्शन है यहाँ पे नीति का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है अर्थ का, डी ऑप्शन है आत्म तत्व का। 28 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिए थे? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को यहाँ पे आत्म तत्व के यहाँ पे शिक्षा दिए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि 10, 12, 14 का 12वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, 12वां पद निकालना है। तो सबसे पहले आपको 12वां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 12वां पद का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 12वां पद का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस यहाँ पे क्या होगा 11d, एक घटा के लिखा जाता है। अब आप यहाँ पे ए रख दीजिए और यहाँ पे डी का मान रख दीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा कि 12वां पद कितना है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है, यहाँ पे सार्वंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एपी का प्रथम पद होता है वो ए होता है, तो ए का मान यहाँ पे कितना है 10 है, और डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो दूसरा पद यहाँ पे 12 है और पहला पद कितना है 10 है, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो बस आप ए का मान रख दीजिए, डी का मान रख दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। ए का मान 10 है तो यहाँ पे रख दीजिए 10 प्लस यहाँ पे 11, और डी का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 निकला है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 10 प्लस 11 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। 22 में जब हम 10 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्ण राधा को, डी ऑप्शन है यहाँ पे राम सीता को। तो कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्णा को कहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है उसे आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक में लिख के जरूर याद कीजिए, क्योंकि आज से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए। आज से ही जब आप तैयारी में लगेंगे तो 2021 बोर्ड एग्जाम में आप काफी अच्छी तरीके से नंबर ला पाएंगे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन लेट जुड़े हैं, अगर आपका क्वेश्चन छूट गया है तो वीडियो को आप लोग फिर से शुरू करके आप लोग देख सकते हैं जितना यहाँ पे छूटा है। यहाँ पे देख लीजिए होमवर्क प्रश्न क्या है, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। जब 1440 का आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। इसमें 2 का आपको बताना है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा। ये प्रश्न हम इसी में पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो दूसरा था अंक, ये दूसरा अंक है। तो बस आपको घबराने की कोई बात नहीं, अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पे 2 का अधिकतम घात आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो 10वीं में पढ़ते हैं, ताकि उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास लें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस क्लास को देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करते समय यहाँ पे बेल आइकन को भी दबाना काफी महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और 12 बजे दिन में यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो आप लोग 12 बजे दिन में हमसे लाइव जुड़ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होता है वो डेली होता है। तो आप लोग काफी अच्छी तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।